जर्मन साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पर 6 फरवरी को आई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कसांड्रा। ये एक ऐसी सीरीज है जो कि आज के मॉडर्न दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा चर्चा है एंड एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड थ्रू एआई, तो उस दौर में इस मूवी का आना अटेंशन ग्रैबिंग माइलस्टोन साबित हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोगों की अटेंशन ये लेने में कामयाब हो गई है। इसकी जो स्टोरी है इसके बारे में सुन के आप एक्साइटेड होंगे अगर आपको सिनॉप्सिस का पता चले। ये जो है वो एक ऐसे सिस्टम एआई रोबोट की स्टोरी है, या आप समझ लें कि जिस तरह आजकल के दौर में स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवी होते हैं, एक स्मार्ट होम की कहानी है कि जिसमें हर चीज जो है वो स्मार्टली हो जाती है कि आपको दरवाजा खोलना हो तो खुद ब खुद खुल जाएगा, ग्रीन लाइट होगी, आपको खाना खाना हो तो तैयार होके आ जाएगा, और क्लीनिंग और ये वो इन सब कामों के लिए एक रोबोट है जिसका नाम है कसांड्रा। अब वो कौन है, वो कहाँ से आई है, और वो एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ पे 70 ईयर्स से कोई नहीं रहा है। वो एक अबैंडन्ड हाउस है जहाँ पे एक न्यू फैमिली मूव करती है, और तब उनको पता चलता है कि ये जो रोबोट है, ये एआई रोबोट, ये आपके सारे काम करेगा, डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, आपके डेली हाउस चोर्स, और इसके अलावा जो है वो उसको हर चीज का पता है। टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं घरों में, और हर चीज में उसका फेस आ रहा है जो आपको देख के बता देगा कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर कोई इमरजेंसी होगी घर में तो वो आपको नोटिफाई करेगी कि इमरजेंसी, वो एम्बुलेंस को भी कॉल कर देती है, और आपको बताएगी कि उसके साथ इमरजेंसी हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो आप फौरन उसके पास पहुंचे। तो वो शी इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज सुपर एक्साइटिंग इन द फर्स्ट अंटिल इट टर्न्स आउट टू बी अ नाइटमेयर एंड सुपर क्रीपी। ये सीरीज अगर मैं इसको इन अ नटशेल बताना चाहूँ तो ये एक अच्छा साइंस फिक्शन है। आई गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो रियलिटी की तरफ, रेवलेशन की तरफ गई कि हाउ कैसांड्रा केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो मुझे वो अच्छा लगा उसका प्लॉट, एंड आई एंजॉयड वाचिंग इट। बट कुछ इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैं डिस्कस करना पसंद करूंगी अभी आगे। सबसे पहले तो ये बेंजामिन गुच्छे ने इसको डायरेक्ट किया है। लेवेनिया विल्सन इसमें मेन कैरेक्टर प्ले करेंगे कसांड्रा का, जो कि एक रोबोट है। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, उनमें शामिल हैं फ्रेंड्स हार्टविक जो हॉर्स्ट शिमिट का रोल प्ले कर रहे हैं कसांड्रा के हस्बैंड के तौर पे, और एलियास ग्रुंथल जो कि सन का रोल प्ले कर रहे हैं कसांड्रा के, मीना टेंडर इज समीरा, माइकल क्लैमर इज डेविड, जोशुआ केंटारा एज फिन प्रिल, और मैरी एम्बर एज जूनो प्रिल। ये कौन कौन है इनकी बात अभी आगे होगी। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है कि फर्स्ट एपिसोड का जो फर्स्ट सीन है, विटनेस एक एक्सीडेंट होते हुए देखता है, और जब वो करीब जाता है तो उसको पता चलता है कि एक्सीडेंट में फ्रंट रो पे जो दो मेल्स थे वो डिसीज्ड हैं, वो मर चुके हैं, जबकि बैक साइड पे एक वुमन होती है और उसके गोद में एक बच्चा होता है जो कि सेफ होता है। जब वो पूछता है तो वो बताती है कि शी इज बैक। एक रोबोट की तरफ इशारा करती है। वो एक ऐसा रोबोट होता है जिसकी नेक डाउन होके साइड पर होती है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो स्टोरी बेसिकली ये होती है, डेविड प्रिल और उसकी वाइफ समीरा एके सैम, ये अपने बच्चों फिन और जूनो के साथ एक अबैंडन्ड हाउस में मूव करते हैं, क्योंकि वो एक पास ट्रॉमा से गुजर के आए होते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे होते हैं। वो ट्रॉमा ये होता है कि जो सैम की एक सिस्टर होती है, आई थिंक सो, जो मेंटली डिस्टर्ब होती है, वो उनके साथ ही रह रही होती है, और वो सुसाइड करती है, जिसकी वजह से उसके बच्चों, खासतौर पर उसकी छोटी बेटी जूनो पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो मूव करना चाह रहे होते हैं, और इस वजह से वो अपने बच्चों को भी दूर ले आते हैं शहर से। और इस बात को भी काफी डिस्कस किया गया है कि वो डिस्टर्ब हो गए हैं, फ्रेंड्स उनके जो है वो नहीं बनेंगे, क्या होगा। तो इस तमाम थॉट्स को लेके वो नए हाउस में मूव करते हैं। अब ये हाउस जो होता है वो 70 साल से अबैंडन्ड है, और यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि अबैंडन्ड घर की इतने सालों से जो हालत होनी चाहिए वो बहुत बुरी हालत वो नहीं है। तो अभी वो सब सेटिंग के दौरान ही उनको पता चलता है, फिन होता है वो डिस्कवर करता है कि एक रोबोट है जिसको वो ऐसे ही कंसिडर कर रहे होते हैं कि मतलब वो बुरी हालत में है, और शायद उसको थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत है। तो वो उसको रिपेयर कर देते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। तो वो अपनी बेसमेंट में जाके देखते हैं, पूरा सिस्टम होता है, कंट्रोलर रूम होता है, तो उसको ऑन कर देते हैं फंक्शंस को, तो उससे रोबोट चल पड़ता है। अब होता ये है कि उस रोबोट के जो फेस होता है उसके अंदर स्क्रीन होती है जिसमें इस वुमन का फेस नजर आने लगता है, जो कि उन सबको वेलकम करती है, वेलकम टू माय हाउस, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये इसका हाउस है। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपके सारे काम करूंगी, आपको हर चीज, तो वो सब उसको सुपर कूल, एक्साइटिंग और फनी समझ रहे होते हैं कि ये जो है वो एक कैसा रोबोट है और कौन यहाँ पे छोड़ के गया है, और मजा आएगा, मतलब एक्साइटमेंट का पॉइंट हो जाता है। डेविड और सैम भी इस चीज को लेके खुश होते हैं कि उनके बच्चों की जो है एक तफरी हो जाएगी। तो बहरहाल विद पासिंग टाइम
जो सैम होती है वो ये नोटिस करती है कि रोबोट का जो है वो कुछ ना कुछ सस्पिशियस बिहेवियर है और वो उनके घर के लिए और बच्चों के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। वो अपना नाम बता चुकी होती है, उसका नाम है कसांड्रा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो उनके घर में इवेंट्स होते हैं उसमें ये प्रूफ होने लगता है सैम को कि वो किसी ना किसी तरीके से सैम को उसके घर वालों के सामने इंसल्ट करने की कोशिश करती है कसांड्रा। ऐसा क्यों है वो ये नहीं जानती, जबकि वो उसके हस्बैंड और बच्चों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और उसको जो है वो ह्यूमिलिएट करने के तरीके ढूंढती रहती है। एक दिन सैम क्या करती है कि उसको कुछ पुरानी डीवीडीज मिलती हैं जिनको वो स्क्रीन पे लगा के देखती है, तो उसमें उसको बिल्कुल कसांड्रा जैसी शक्ल की औरत नजर आती है और उसके साथ एक फैमिली भी होती है, एक बेटा होता है, हस्बैंड टाइप इस तरह की पिक्चर्स होती हैं, फैमिली पिक्चर्स। जिसके बाद उसको शक हो जाता है कि कसांड्रा एक रोबोट तो है लेकिन क्या ये कोई इंसान तो नहीं थी। तो यहाँ से कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद वो रिसर्च करती है इस बारे में, तो 1970s में जाके पता चलता है कि कसांड्रा एक जिंदा चलती फिरती औरत थी और वो इस घर में रहा करते थे और उसका एक हस्बैंड था और ये हस्बैंड और बेटा उसका 1972 में डेथ हो गई थी। मेरा ख्याल से कसांड्रा की डेथ 1971 में हुई थी और 1972 में जो है वो उसके फैमिली हस्बैंड और बेटे की डेथ भी हो गई थी। सो हाउ कम कसांड्रा इनसाइड दिस रोबोट, वो क्या है आखिर और ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये सब कुछ ये उसको मालूम नहीं होता। अपने हस्बैंड को बहुत बार वार्न करने की कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ मसला है, चक्कर है, लेकिन उसका हस्बैंड कभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और वो कहता है कि तुम ये कंप्यूटर सिस्टम से इनसिक्योर हो रही हो, खौफजदा हो रही हो, जो कि कुछ नहीं कर सकती, तो एक कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। इसी तरीके से जो बेटी होती है जूनो, वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा अटैच होती है, लेकिन कसांड्रा आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेटी को भी उसके खिलाफ बहकाने लगती है और उसको भी जो है वो बताने लगती है कि उसकी माँ उसके लिए अच्छा नहीं सोचती या उससे एम्बैरस होती है और उसको वो गन भी दे देती है और वो बच्ची गन जो है वो अपने शो में जाके अपने फ्रेंड्स में वो गन चला देती है। तो इस तरीके से कसांड्रा बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही है जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इल्जाम उसकी माँ पे चलना चाहिए। समीरा ये सब बताने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती और उसका हस्बैंड कहता है कि तुमको एक मेंटल फैसिलिटी में जाना चाहिए थेरेपी के लिए। कसांड्रा इवन थ्रेटन करती है उसको बाकायदा अकेले में, समीरा को, कि तुम्हारा हस्बैंड और बच्चे अब मेरी फैमिली है और तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। वो ये सब बताने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता और अल्टीमेटली वो मेंटल फैसिलिटी में उसको जाना पड़ता है। तो ये तो स्टोरी यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी अप्रैल फैमिली के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं श्रीमट फैमिली की स्टोरी क्या है। स्टोरी ये होती है कि हम चले गए बैक टू 1970s, 1960 टू 70 की बात हो रही है। यहाँ पे दिखाते हैं कि कसांड्रा जो है वो एक जिंदा जीती जागती औरत है और उसकी फैमिली है, उसका हस्बैंड है हॉर्स्ट शिमिट जो कि एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसकी एक दोस्त भी होती है। बाद में पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड होता है वो शुरू से ही दिखाई दे रहा होता है कि ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड एट ऑल, ही इज नॉट अ गुड मैन। और उनका एक बेटा होता है पीटर, लेकिन वो अपने बेटे से एम्बेरस्ड होता है क्योंकि उसके बेटे में वो वाले ट्रेट्स नहीं होते लाइक अल्फा मेल टाइप। तो वो शर्मिंदा रहता है कि ये इसमें वो क्वालिटीज नहीं है। अपने बेटे को भी वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रखता है हमेशा कि ये वो नहीं है जो मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको होना चाहिए। और इसी तरीके से वो एक अच्छा बाप भी नहीं है एंड ही इज चीटिंग हिज वाइफ। ये बात उसकी वाइफ को पता होती है, वो चीट कर रहा है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। लेकिन जो बात उसके लिए तकलीफ दे होती है वो ये होती है सबसे ज्यादा जो मूवी में पॉइंट आउट की गई है कि वो अच्छा बाप नहीं बन सका। चिल्ड्रन आर द वन थिंग जो कसांड्रा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसका बेटा होता है उसको हर तरीके से सपोर्ट करती है, उसका जो हस्बैंड होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा एक और बेबी होना चाहिए, जो कि उसको होती है ख्वाहिश कि उसका दूसरा भी सन हो, डॉटर ना हो। जब उनका बेबी होने वाला होता है, जेंडर पता करने के लिए ही वाज सो एंशियस और वो इसको एक ऐसी रेडिएशन सब्जेक्ट कर देता है फोर्सफुली। कैसांड्रा उससे पूछती भी है कि ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो नहीं क्या मना कर देता है और फोर्सफुली उसको वो रेडिएशन अप्लाई करवाता है और जेंडर उसको पता चल जाती है कि वो डॉटर है, सन नहीं है। तो जिसके बाद अब उस रेडिएशन से कसांड्रा के साथ क्या होगा कि जब उनकी बेटी पैदा होती है तो वो डिस्टॉर्टेड फेशियल फीचर्स के साथ पैदा होती है। रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से उसके फीचर्स खराब हो जाते हैं। हॉर्स के लिए इंतहाई एम्बेरसमेंट की बात होती है एंड ही इज अगेन बिकमिंग अ टायरेंट फादर एज मच एज ही कैन। वो कहता है कि इसको हम कहीं दूर छोड़ आते हैं, इसको अपने घर में नहीं रख सकते, हमारी फैमिली नेम के लिए एक शेम है। जिसके बाद कसांड्रा डर के ये कहती है
कि मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से पालूंगी कि दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा हमारी कोई बेटी भी है। इस तरह वो मशहूर कर देते हैं कि उनका उसका मिसकैरेज हो गया है, लेकिन वो बेटी पैदा हुई होती है। तो ये ट्विस्ट जो होता है वो एंड में रिवील होता है, ये शुरू में किसी को नहीं पता होता। इवन जब समीरा को कसांड्रा की हकीकत पता चलने लगती है तो उसको भी ये बात नहीं पता चलती शुरू में कि उसकी एक बेटी भी रही है, और सबको यही मालूम होता है कि उसका मिसकैरेज हो गया था। वो अपनी बेटी को छुपा के पालने लगती है। इसके बाद ये होता है कि कुछ अरसे में कसांड्रा को पता चलता है कि उसको उसकी तबीयत खराब हो रही है। जब वो डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं, हर हस्बैंड वाज स्टिल चीटिंग ऑन हर एट दैट टाइम। और उसका हस्बैंड को जब पता चलता है कि उसको उसकी चीटिंग का इल्म हो गया, तो वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम एक अच्छे फादर नहीं थे। और जब वो उसके चेकअप के लिए जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसे एक इंतहाई मेलिग्नेंट कैंसर हो चुका है। वो इतना ज़्यादा इन्वेसिव है कि उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। लास्ट डेज़ हैं, जितना अच्छे से वो गुज़ार सकती है, गुज़ार ले। ये बात करने के बाद डॉक्टर ये रिवील करता है कि क्या आप रिसेंटली कोई रेडिएशन से एक्सपोज हुई थी तो अब उसको एहसास होता है कि उसके हस्बैंड ने फोर्सफुली जो उसको रेडिएशन से एक्सपोज किया, ना सिर्फ उससे उसकी बेटी के एबनॉर्मेलिटी हुई, बल्कि उसकी खुद भी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग उसके लिए वो चीज साबित हुई। उसका हस्बैंड जो कि एक्सपेरिमेंटिंग करता रहता है, तो अब वो अपने हस्बैंड से ये डिमांड करती है कि तुम कुछ अर्सा पहले एक टेस्ट कर रहे थे, उसे एहसास होता है कि वो मरने वाली है और उसका बेटा इस दुनिया में अकेला रह जाएगा उसके बगैर। तो वो कहती है कि तुम एक टेस्टिंग कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि उसको क्लोज कर दिया गया है। तो वो कहती है कि तुम मुझ पर ट्रायल कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, और आई एम ऑलरेडी डाइंग। तो टेस्टिंग ये होती है कि क्या ह्यूमंस को इमोर्टैलिटी देने का कोई तरीका है, और अगर ऐसा है तो उनको एक उनकी कॉन्शियसनेस को एक सिस्टम में डाल दिया जाए, रोबोट बनाने के, जो कि हर चीज कर सके और वो कभी उसकी डेथ भी ना हो सकती हो, और उसका स्विच ऑन एंड ऑफ का सिस्टम हो। ये एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद उसका बेटा बहुत डरा हुआ होता है इस बात से, लेकिन वो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होती है, और जब उसको ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इवेंचुअली एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी जो सोल होती है और कॉन्शियसनेस होती है वो ट्रांसफर हो जाती है उस सिस्टम के अंदर, रोबोटिक सिस्टम के अंदर, जबकि उसकी अपनी फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है। सो इस तरीके से कसांड्रा एग्जिस्टेंस में आई, और उसके बाद से वो अपनी एज अ फैमिली साथ रहने लगते हैं, लेकिन ये उसके हस्बैंड और उसकी बेटे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस चीज को बर्दाश्त करना। और कसांड्रा में एक मेजर चेंज ये आ जाता है कि इसके बाद वो वैसी नहीं रहती, उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उसके पास पावर है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करती है, जबकि उसका हस्बैंड इस नेचर का ही नहीं है कि वो कंट्रोल हो। तो उसका बेटा भी इवेंचुअली क्या होता है, उसके बाद उसकी बस हो जाती है, वो कहता है कि आप वो माँ नहीं रही हमारी, तो आप कभी बच्चों को हर्ट नहीं कर सकती थी, सो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्या होता है कि वो कहते हैं कि प्लीज हमें जाने दो, और तुम वो नहीं रही हो, इस तरह हम साथ नहीं रह सकते। इसमें कसांड्रा ये शर्त रखती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अब मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं उसको अकेले अपने ओन पे इस रोबोटिक हालत में नहीं पाल सकती। तो उसका हस्बैंड उससे प्रॉमिस कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को लेने के लिए जाती है, वो पीछे से निकल जाता है। उसका बेटा उसे बहुत रोकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते मॉम के साथ, और आप को सब छोटी सिस्टर को लेके जाना चाहिए। लेकिन वो बात नहीं सुनता, और उसके बाद ही होता है, कसांड्रा को पता चल जाता है वो उसकी बेटी को लिए बगैर जा रहे हैं। वो जल्दी से बाहर आती है, देखती है वो गाड़ी लेके जा चुके होते हैं। तो इसके बाद वो उनके पीछे आने की कोशिश करती है। अब गाड़ी में ये हो रहा होता है कि पीटर जो उसका बेटा है वो अपने बाप से लड़ाई कर रहा होता है कि आप बेटी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं और आप वापस चले। लेकिन उसका हस्बैंड नहीं मानता, और इसी लड़ाई झगड़े में जो है उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रूटल एक्सीडेंट, जिसके नतीजे में हॉर्स्ट उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। और पीटर भी गाड़ी से बाहर गिरता है। पीछे से कसांड्रा आ रही होती है, वो ये देख लेती है, और जब वो अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखती है, तो उस वो अपना स्विच ऑफ कर देती है। अब यहाँ पे एक ये ट्विस्ट होता है कि स्विच का कंट्रोल जो है वो हॉर्स्ट के हाथ में था। उसको लगता है कि वो स्विच ऑफ कर सकता है कसांड्रा को, लेकिन ऐसा नहीं होता। कसांड्रा को जिस इंसान ने उसके हस्बैंड के कहने पे रेडिएशन एक्सपोज की थी, वो उससे अकेले में जाके रोबोट बनने से पहले ये प्रॉमिस लेती है कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो कि तुम फेक स्विच बनाओ मेरे हस्बैंड के लिए। असल स्विच मेरे पास होना चाहिए, मैं कंट्रोल करूं मुझे कब ऑन और ऑफ होना है। तो इसके बाद उसके हस्बैंड ने जब उसको सिस्टम को टर्न ऑफ करने की कोशिश भी की थी, तभी वो टर्न ऑफ नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से भी क्लूज के आंसर दिए हैं, जो कि एक नॉर्मल से क्वेश्चन है जहन में आने वाला कि वो व्हाई दे कांट टर्न ऑफ द सिस्टम, अगर वो इतनी बुरी थी। जब वो अपने बेटे को इस डिसीज्ड हालत में देखती है, तो वो अपना स्विच टर्न ऑफ कर लेती है हर चीज से मायूस होके, और
वो वहीं पे रह जाती है, वो रोबोट वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी बेटी जो वो घर छोड़ के आई थी, उसको फीड करने वाला कोई नहीं बाकी बचता है, जिसकी वजह से वो बच्ची भी वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। टाइम टू टाइम स्लोली स्लोली उसकी भी डेथ हो जाएगी। सो ये थी टोटल ओवरऑल स्टोरी कसांड्रा के बारे में। अब कसांड्रा उनकी फैमिली के पीछे, प्रिल फैमिली के पीछे क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसको दोबारा टर्न ऑन कर दिया। प्लस ये कि अब वो चाह रही है कि सीरीज में कसांड्रा की नेचर की बात करूं तो उसकी नेचर ये दिखाई गई है कि उसकी हमेशा से एक फैमिली की ख्वाहिश रही है। शी वॉज नॉट अ वर्किंग वुमेन। वो घर और बच्चे संभालने वाला उसका माइंडसेट था, कि मैं उनको खुश रखूं हर तरीके से, और मैं कोई दूसरी तीसरी जॉब ऐसी ना करूं जिससे मेरा ध्यान उन पे से हट जाए। शी वॉज टोटली अ फैमिली ओरिएंटेड वुमेन। तो यही पॉइंट जो है वो बाद में भी यूज करती है, क्योंकि उसको हमेशा से कहीं ना कहीं ये रिग्रेट रहा है कि उसके हस्बैंड ने उसको एक ऐसी औरत के साथ चीट किया जो कि एक वर्किंग वुमन थी। प्रिल फैमिली होती है, ये बदला वो सैम से निकालती है। और इवन सैम वाज डूइंग क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट टाइप वर्क्स, जबकि डेविड जो है वो एक क्राइम थ्रिलर राइटर होता है। लेकिन वो इस तरीके से बच्चों और हस्बैंड के जहन में बात डालती है कि तुम्हारे नॉवेल्स को तो वो कभी अप्रिशिएट नहीं करती और तुम्हें इंसल्ट करती है, और वो तो कोई पैसा नहीं कमाती, वो भले जो भी काम करती हो लेकिन उससे टेबल पे खाना तो नहीं आता। तो चूंकि उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज है पुरानी, तो वो उन चीजों को फैमिली के ऊपर इम्पोज करती है, और जो समीरा का कैरेक्टर है उसके हवाले से दिल बुरा करती है, उसको घर से दूर भेज देती है। और अभी तक किसी को उसकी रियलिटी का एहसास नहीं होता, लेकिन अब जो है बीच में उसके हस्बैंड ने सिस्टम टर्न ऑफ भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो फेक स्विच के जरिए इस काबिल थी कि वो फिर भी जो है वो समीरा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। अब जब उसकी सैम जा चुकी है, अब कसांड्रा का रियल फेस जो है वो पूरी फैमिली पे रिवील हो जाता है। और अभी ये होता है कि वो पूरी अपनी स्टोरी सुनाती है और फिर उनको कहती है कि जैसे मैं कहूंगी इस घर में तुम लोगों को वैसे रहना है। वो फोर्सफुली उनको अपनी फैमिली बना के रखना चाह रही होती है। लेकिन इस सारी चीज में एक चीज कांस्टेंट रहती है कि वो कभी भी डेविड और सैम के बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहती। बच्चे उसकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, और बच्चों को वो कभी भी नहीं सोचती कि मैं बदले में इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए इनको हर्ट करूंगी। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे और ये तुम, डेविड मेरी फैमिली है, सैम इस फैमिली से बाहर है। अब होता ये है कि मेंटल फैसिलिटी में रहते हुए कॉल्स और उनके थ्रू जो है वो सैम को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ चल रही है। तो वो क्या करती है, स्केप कर जाती है, अपनी मेंटल फैसिलिटी से भाग जाती है। और उसके बाद कसांड्रा डेविड को आके बताती है कि मेंटल फैसिलिटी से फोन आया था कि वो स्केप कर चुकी है, तो वो कभी भी यहाँ आने वाली होगी। तो अब तुम उसको वंस एंड फॉर ऑल फिनिश कर दो, उसको मार डालो। तो डेविड जब कहता है कि वो मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसको कभी नहीं मार सकता, तो वो उसको पेन देती है अपने रोबोटिक हैंड्स के जरिए, और शदीद पेन की हालत में वो उसको कहती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तो वो कहता है तुम मेरी बच्चों को हर्ट करोगे। वो कहती है मैं बच्चों को तुम्हारे कभी हर्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें ही हर्ट करूंगी। सो ये काम तुम ही करो। अब जब सैम घर में आ जाती है रात के अंधेरे में, तो उसका जो बेटा होता है वो स्क्रीन पे देख लेता है कि उसकी मॉम आ गई है। लेकिन वो ये देखता है कि उसके डैड जो है वो एक स्टिक लेके उसके पीछे जा रहे हैं, तो वो समझ जाता है ये सब क्या होने वाला है, और वो जाके अपनी माँ को एंड टाइम पे बचा लेता है। तो उसके बाद डेविड सैम की बिल्कुल ही उसको मारने के दर पे होता है। वो उसको एहसास दिलाती है कि मैं सैम हूँ, तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। तो वो झूठ बोल देता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो कसांड्रा हमारे बच्चों को हर्ट करेगी और हमें अपने बच्चों के लिए करना होगा। सैम जो है वो अपने हस्बैंड से छुपते छुपते एक कबर्ड में छुप जाती है, और कबर्ड के पीछे से एक रास्ता निकलता है जो उस घर में उसको पहले भी नहीं पता था कि होता है। वो एक कमरे में जाके खुलता है। वहां उसके पास कसांड्रा आ जाती है, और फिर उसको नजर आता है एक कर्टन के पीछे डिकम्पोज्ड हालत में एक बच्ची पड़ी होती है। तब उसको पता चलता है कि ये कसांड्रा की बेटी थी, और वो कहती है कि मैं सही कहती थी, तुम्हारी एक बेटी है। तब कसांड्रा बताती है कि इसका नाम मार्गरीटा था, और इसको मैंने जो है वो कोई नहीं बचा इसको पालने के लिए, तो ये सर्वाइव ना करने की बायस इसकी डेथ हो गई, डिकम्पोज हो गई वहीं पड़े पड़े। तो उसके बाद ये होता है कि सैम कसांड्रा को दूसरे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम बच्चों के लिए तुम्हारा दिल हमेशा अच्छा रहा है, और तुम बच्चों को कभी हर्ट नहीं करना चाहती। अगर तुम समझती हो कि मुझे मार के तुम बच्चों की नजर में अच्छी बन जाओगे, तो वो तुम्हें कभी अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने उनकी माँ को मर्डर किया है, तो तुम इस तरह कभी भी नहीं जीत सकती। ये बात कसांड्रा को समझ में आ जाती है, और उसको दिखाते हैं कि वो अपनी रोबोटिक आइज से अपनी बेटी की तरफ देखती है, तो उसकी बेटी भी उसको मना कर रही होती है मारने से। तो वो रुक जाती है और सैम को जाने देती है, लेकिन जाने से पहले वो उससे एक बात करती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हारे बच्चों को कभी हर्ट नहीं करती, मैं उसको हर्ट करती, ये बात उसे भी पता थी, फिर भी वो तुम्हें मारने आया और तुमसे झूठ बोला। जिसके बाद सैम का अपने हस्बैंड डेविड पर से टोटल भरोसा उठ जाता है, और एंड में उनका रिलेशन भी एक स्ट्रेन रिलेशन पे एंड होता है।
और अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि गैस की स्मेल आने लगती है। तो वो जल्दी से वहां से बाहर भागते हैं और एक्सप्लोजन हो जाता है, और इस तरीके से फिर एंड में दिखाते हैं कि कसांड्रा अल्टीमेटली फाउंड पीस इन हर ह्यूमन फॉर्म विद हर डॉटर, और वो उससे माफी मांगती है, आई एम सॉरी आई अबैंडन्ड यू, और फिर वो उसके साथ चली जाती है। तो इस तरीके से कसांड्रा को भी शायद पीस मिल गया है और प्रिल फैमिली भी बच गई होती है, लेकिन उनका रिलेशन जो है वो आखिर में खराब हो गया होता है। तो मूवी का मोरल ये है, इस मूवी में जो फीमेल्स दिखाई हैं वो अपने जो उनके हस्बैंड्स हैं उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल में है। और कैसांड्रा का जो हस्बैंड था ही वाज एन टोटली डार्क हार्टेड मैन, जबकि जो हस्बैंड सैम का था डेविड, वो अपेरेंटली जो है वो बहुत ज्यादा नाइस और केयरिंग पर्सन है, ट्रस्ट भी कर रहा है, ख्याल भी रख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ही इज सेल्फिश। एंड जब वक्त पड़ने पे बात आई, he was sacrificing his wife although he knew that पेन उसको मिलेगा, तो वो अपने पेन से बचने के लिए अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस करने वाला था। तो ये जो है वो स्टोरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों जो है वो उसमें विमेन जो होती हैं वो अपने मैन की वजह से ही जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हालात में फंसी होती हैं। और इसके अलावा जो कसांड्रा का रोल है वो ये होता है, वो एक डिफरेंट टाइप की वुमन होती है जो कि बच्चों के लिए फैमिली ओरिएंटेड होती है, फैमिली उसकी बहुत बड़ी वीकनेस होती है, और हस्बैंड तो उसका कभी अपना हुआ नहीं, लेकिन बच्चों के मामले में वो बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए वो दूसरी फैमिली से भी जो है वो अपनी उसको बनाने की डेस्परेटली कोशिश कर रही होती है। ह्यूमन से रोबोट बनने के बाद उसके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, वो कंट्रोलिंग नेचर की बन जाती है, जबकि उससे पहले वो उस तरह की नहीं होती कि किसी को मार दे या सजा दे, लेकिन उसके बाद उसका हार्ट जो है वो चेंज होता है। शी वाज अ हार्टलेस वर्जन ऑफ कैसांड्रा। और लाइफ में उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, पर उसने जो बन गई रोबोट बनने के बाद, तो उसने भी एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी। मेरे नजदीक ये जो प्लॉट है ये यहाँ तक तो अच्छा है कि जिसमें इन्होंने एक रोबोटिक एग्जिस्टेंस की स्टोरी सुनाई कि हाउ अ ह्यूमन बिकेम अ रोबोट, और पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कि किस तरह रेडिएशंस की वजह से उसको कैंसर हुआ और फिर उसकी लास्ट चांस था तो उसने अपने ऊपर ट्रायल करवाया। बट इट वाज जस्ट लाइक आई एम वाचिंग इन ऑर्फन मूवी, क्योंकि इस तरह की मूवीज जो होती हैं उनमें एक ही तरीके का प्लॉट होता है कि एक वुमन होती है जो किसी फैमिली के अंदर आ जाती है और फिर उसकी कोशिश होती है कि उस कपल में उस लड़की के पीछे पड़ जाए और उसका जो है वो ब्रेकअप करवा दे, या उसकी फैमिली को खुद ओन कर ले कि किसी तरह ये मेरी फैमिली बन जाए। तो इस तरह की स्टोरी और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। लवेनिया विल्सन की इसमें एक्टिंग अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जब ह्यूमन फॉर्म में एक्टिंग अपनी प्रेजेंट की है तो इमोशनल वो एक इमोशंस रखने वाली वुमन दिखाई है, जो कि फील करती है, जबकि रोबोटिक फॉर्म में वो हार्टलेस जो हो जाती है और उसकी फीलिंग्स चली जाती हैं। वो चीज भी उन्होंने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की है। अदरवाइज बाकी एक्टर्स जो हैं, समीरा एज अ कैरेक्टर मुझे ज्यादा एक्टिंग इम्प्रेस नहीं करी उनकी, बस बाकी सबकी एक्टिंग जो है वो एवरेज थी। हॉर्स शिमिट का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एज अ हस्बैंड टू कसांड्रा, उन्होंने एक अच्छा पोर्ट्रे किया है, कनिंग एंड क्लेवर एंड डार्क पर्सन। इट वाज अ बिंज वॉच, ये 6 एपिसोड्स हैं, ज्यादा नहीं है, जल्दी देख के स्टोरी को खत्म कर सकते हैं। स्टोरी मूव भी कर रही है तेजी से और आपको बोर तो नहीं करेगी। सो अगर आप साइंस फिक्शन और थ्रिलर जॉनरा के फैन हैं, so do give it a watch and tell us in comments what do you think about it.